नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो कल की क्लास में अपनों ने मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी की शुरुआत की थी और कहानी का शीर्षक ही कुछ ऐसा था जो पूरी कहानी की विषय वस्तु का वर्णन करने वाला था। तो यहाँ पर अपनों ने कौन सी कहानी की शुरुआत की थी? तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मनु भंडारी को, और मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी पढ़ रहे थे अकेली कहानी का अध्ययन अपन कर रहे थे। और अकेली कहानी किसकी कहानी है? सोमा बुआ की कहानी है। सोमा बुआ की कहानी। सोमा बुआ एक ऐसी दुखिया महिला है जो बुढ़िया है, दुखिया है, परित्यक्ता है। इसके जीवन में यदि अगर अपन देखें तो कोई ऐसा नहीं है जिसको यह अपना कह सके। सामान्यतः मोहल्ले में, आस पड़ोस में, गांव में, हर कहीं भी हर किसी को भी अपना मानते हुए और ये अपने जीवन का निर्वाह कर रही है, जैसे तैसे अपने जीवन को जी रही है। तो यहाँ पर पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि बेटा पाल पोस कर बड़ा किया, परंतु उसको भगवान ने बुला लिया अपने पास। और उसके बाद इनके पति को इतना अधिक सदमा लगा कि वो सब कुछ त्याग करके सन्यासी हो गए। वो 12 महीने में 1 महीने के लिए सोमा बुआ के यहाँ आते थे और उनका भी उनको बार बार लेखक ने है वो सन्यासी जी महाराज कहा है। तो उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। उनका भी व्यवहार रूखा सूखा सदैव रहता था। किसके प्रति? बुआ के प्रति। अब इनका व्यवहार भी रूखा सूखा। अगर यहां से कुछ प्रेम मिलता तो शायद सोमा बुआ अपने आप को एडजस्ट कर लेती, शायद अपने बेटे के गम को भी भुला देती। परंतु कहते हैं ना कि इंसान जब प्रेम मिलता नहीं है तो उसे ढूंढता फिरता है। घर में प्रेम नहीं था, घर में कोई ऐसा नहीं था जिसके पास वह बैठकर रो सके, तो इसलिए वो पूरे गांव को, आस पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले को ही अपना परिवार मानने लगती है। और इस प्रकार से सोमा बुआ है वो सबके यहाँ जाती है। सोमा बुआ बुरी नहीं है। सोमा बुआ ये भी नहीं है कि किसी पर बोझ बनी हुई है। अपना काम स्वयं करती है, मकान किराए पर लगा रखे हैं जिससे जो भाड़ा आता है उससे जैसे तैसे खर्च भी चल जाता है। और इसके साथ साथ जहां भी जाती है वहां पर बहुत काम करती है, छाती फाड़ कर काम करती है, अर्थात बहुत मेहनत से ऐसे काम करती है जैसे अपने ही घर में काम कर रही हो। और सबका अच्छा करने के लिए सोमा बुआ चली जाती है। आज सन्यासी जी आए हुए हैं। सोमा बुआ अक्सर जब ये आए हुए होते हैं तो दुखी रहती है। दुखी क्यों रहती है? क्योंकि इनकी टोका टाकी सोमा बुआ पर चलती रहती है। सोमा बुआ स्वच्छंद कोई बुलाए और चाहे नहीं बुलाए पहुंच जाती थी और मन लगाकर वहां पर काम करती थी। जबकि ये चाहते थे कि भी इनकी इज्जत हो, वे बिना बुलाए किसी के घर पे नहीं जाना चाहिए। और सोमा बुआ चली जाती थी तो इसलिए वो इनको टोकते थे, रोकते थे। तो 1 महीना सोमा बुआ के लिए अच्छे निकलने के बजाय बुरा निकलता था और सोमा बुआ पर बहुत सारी बंदिशें लग जाती थी। सोमा बुआ आज आंगन में बैठी है, सन्यासी जी महाराज आए हुए हैं और उसी समय राधा भाभी ऊपर से उतरती है, पुरानी साड़ी व पापड़ लिए हुए। पुरानी साड़ी और पापड़ का मतलब फटी हुई सी साड़ी है। क्यों? क्योंकि उस पर पापड़ सुखा रही है, वो पहन नहीं रही। तो पापड़ लिए उतरती है। बुआ आंगन में बैठी है, तेल ले रखा है और हाथों में तेल मल रही है। उसी समय राधा आती है तो राधा पूछती है कि बुआ क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही है? फिर आज सन्यासी जी महाराज से नोक-झोंक हो गई, क्या हुआ? तो फिर यहाँ पर सोमा बुआ की आंखों में पानी आ जाता है और यूं कहती है कि 1 महीने के लिए आते हैं फिर भी इतना ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं भी जाऊं कहाँ? ये भी सही बात है। भी सोमा बुआ अगर बिना बुलाए कहीं जाती है, किसी के पास जाती है, तो इसीलिए जाती है ना कि घर में तो कोई है ही नहीं ऐसा जिसके साथ बैठकर दो बात कर सके, जिसे अपना कह सके। तो इंसान को कहीं न कहीं तो अपनापन ढूंढना पड़ता है। तो यूं कहती है कि फिर
सोमा बुआ से राधा भाभी पूछती है कि तो आज क्या बात हुई, क्या नई बात हुई। तब सोमा बुआ एक बात बताती है। किसकी बात बताती है? किशोरी लाल के मुंडन की। अब किशोरी लाल कौन है? राधा इनका बुआ का, सोमा बुआ का भतीजा है। वैसे तो गांव में बुआ जो है, लड़कियां जो है वो उनको बुआ ही बोला जाता है, तो वो भतीजा ही हुआ। तो इसके बेटे का मुंडन था। तो सोमा बुआ उसकी पूरी कहानी बयां करती है कि भाई मैं इनके यहाँ चली गई थी, वो तो इनका थोड़ा बहुत काम करना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत जल्दी चली जाती। फिर भी मैं वहां पर चली गई और जाकर देखा तो इन्होंने पूरी बिरादरी को न्योता दे रखा था। ये अपन हालांकि थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, पर फिर भी अपन थोड़ा सा जुड़ रहे हैं इससे। तो कि पूरी बिरादरी को न्योता दे रखा था। मैं जानती हूं कि पैसे का गुमान है, अर्थात बहुत ज्यादा पैसा है, तो उसको दिखाने के लिए बहुत लोगों को बुलाया, तो पैसे का गुमान था। फिर भी मुझे पता था कि नहीं तो बहुएं हैं, कुछ नहीं कर पाएगी। अब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में हो तो बताए भाई ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। पहली बात तो नहीं बहुएं। दूसरी बात, जिसने कभी कोई काम किया ही नहीं हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि कोई भी काम कैसे संभाला जाता है। तो मैं भी ये सोच समझकर और वहां पर जल्दी चली गई। अब जल्दी चली गई तो आगे जाकर देखा जैसा सोचा था उससे भी बुरा हो रहा था। क्या हो रहा था? पहले तो औरतें, काम तो कौन सा था? मुंडन का, और गा रही थी बन्ना बन्नी। औरतें बन्ना बन्नी गाई जा रही थी। मुझे तो देखकर इतनी हंसी आई कि मेरा पेट फूल गया। और यहाँ पर बुआ कहाँ आंखों में आंसू लेकर सोच रही थी, और उसी पल में यूं हुआ कि हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। ऐसे लगा जैसे चंद पलों में ही वो सारी की सारी पीछे की जो कड़वाहट है वो भूल चुकी थी। फिर कि मेरा तो पेट ही फूल गया, कहाँ मुंडन और कहाँ बन्ना बन्नी गा रही थी। फिर क्या, फिर मैं भट्टी पर देखने गई। अब जैसे ही भट्टी पर देखने के लिए गई तो कोई अच्छे से काम ही नहीं हो रहा था। गुलाब जामुन बन रहे थे, तो गुलाब जामुन तो इतने थे कि एक पंगत में भी कम पड़ जाए, और समोसे इतने तले गए थे कि सब दो दो बार खा ले तो भी खत्म नहीं हो, और वो भी कच्चे कच्चे उतारे जा रहे थे। फिर जाकर सब जगह देखा, सब जगह संभाला, और इतना अच्छे से काम किया कि किशोरी लाल और तीनों बहुएं तो यूं कहती है कि बुआ आज तू नहीं अगर होती ना तो इज्जत खराब हो जाती। अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो भद उड़ती आज। भद उड़ने का मतलब इज्जत उड़ना, कि आज तो है वो, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, आज तो बेइज्जती हो जाती। तूने तो बुआ आज लाज रख ली। अब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा भाई, मैंने भी उनको कह दिया। तीनों बहुएं और किशोरी लाल स्वयं इतना जस मान रहे हैं, जस मानने का मतलब एहसान, इतना जस मान रहे हैं कि बुआ तूने आज लाज रख ली, आज तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने भी उनको कह दिया भाई जस मानने वाली और लाज रखने वाली ऐसी कौन सी बात है। ऐसे वक्त यदि अपने काम नहीं आएंगे तो बताओ कौन काम आएंगे? दूसरे कोई थोड़ी ना काम आएंगे। तो मुझे तो आना ही था, वो तो उन सन्यासी जी महाराज का कुछ काम करना था, इसलिए थोड़ा सा लेट आई, नहीं तो मैं और सुबह जल्दी आ जाती और अच्छा से संभाल लेती। तो इस प्रकार से मैंने पूरा काम संभाला। और भला मुझे ये बताओ कि कोई अपना नहीं माने तो कहाँ भट्टी और कोठार संभालने दे? कोठार और भट्टी की चाबियां तक मेरे पास थी। सब इतना विश्वास करते हैं, और इतना विश्वास करते हैं, इतना अपना मानते हैं, तभी तो गई थी, नहीं तो मैं कौन सा हर किसी की जाती। और वहां पर उसी समय बुआ को याद आती है कि सन्यासी जी ने डांटा क्यों था। अब ये कहते हैं कि तू बिना बुलाए चली गई। बात ये थी, एक्चुअल में वास्तविकता में बात ये थी कि सोमा बुआ इनके यहाँ भी बिना बुलाए गई थी। तो कि अब ये कहते हैं कि भाई बुलाया ही नहीं, न्योता था क्या? अब भला अपनों को भी कोई बुलाया जाता है? ये बात इनको कौन समझाए? न्योते बुलावे ये तो बिरादरी में या दूसरे लोगों के लिए होते हैं,
मेरे लिए कौन से नौते? मैं तो समझ गई थी बे अपनापन मानते हैं, इसीलिए बुलावा नहीं भेजा, इसलिए मैं चली गई। परंतु ये तो, और उसी समय बुआ को फिर वो कड़वे शब्द, फिर वो रूखा सूखा व्यवहार याद आता है, और उसी समय सोमा बुआ की आंखें फिर से नम हो जाती है, फिर दुखी हो जाती है, फिर रोने लगती है। और जब रोने लगती है तो राधा सोमा बुआ को दिलासा देती है, और उसी दौरान सोमा बुआ ने भी राधा से पापड़ ले लिए और धीरे धीरे बताए जा रही थी, और पापड़ सुखाए जा रही थी राधा भाभी के साथ साथ। तो दोनों पापड़ सुखाए जा रही थी, साथ साथ दोनों बात किए जा रही थी। फिर राधा भाभी ने और सोमा बुआ को समझाना शुरू किया, देख बुआ, 12 महीने में एक ही महीने तो आते हैं, कौन सा ज्यादा झेलना पड़ता है। अब 1 महीने के लिए आते हैं तो तू भी बहस मत किया कर, ये जब तक रहे तब तक तुम आराम से निभा लिया कर। निभा लेना का मतलब आराम से भुगत लिया कर। और वैसे भी 1 महीना ही तो रहते हैं, 1 महीना पता नहीं कैसे चला जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा, और उसके बाद तो चले ही जाएंगे। तो इसलिए तुम भी ऐसे मत किया कर, और कोई बात नहीं, तुम भी इनकी बातों को दिमाग से मत लगाया कर, भूल जाया कर। सोमा बुआ एक ऐसा पात्र है जिसको लेखक परित्यक्त कहता है। परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ, और सन्यासी जी महाराज ने इनका त्याग कर दिया था, अर्थात सब कुछ त्याग दिया था, सन्यासी हो गए थे। तो इसलिए सोमा बुआ कौन है? परित्यक्ता है। सोमा बुआ इतनी बूढ़ी नहीं हुई है, परंतु फिर भी लेखक ने बुढ़िया शब्द काम में लिया है। क्यों? क्योंकि दुख जब इंसान में आ जाते हैं ना, तो वो असमय ही वृद्ध हो जाता है। और जैसे ही जवान बेटा चला गया, या सोमा बुआ का बेटा गया, वैसे ही सोमा बुआ की जवानी भी चली गई। अर्थात तो उसी समय से सोमा बुआ की सारी सुख सुविधाएं, या सारी जो भी वो अच्छी अच्छी बातें सोचती थी, सजती थी, संवरती थी, घर को संभालती थी, वो सारी की सारी बातें खत्म हो गई। जिस प्रकार से वृद्धावस्था में इंसान का कोई भी लक्ष्य नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता, उसी प्रकार से सोमा बुआ का भी अब कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य नहीं है। बस वो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे गांव वालों के साथ, पास पड़ोस वालों के साथ काट रही थी। तो इसलिए इनको बूढ़ा कहा गया है। आज 20 बरस हो गए, 20 बरस हो गए सोमा बुआ के बेटे को गए हुए, परंतु सन्यासी जी महाराज का वो क्रम चल रहा है। 12 महीने में 1 महीने आते हैं, और सोमा बुआ ने अपने आप को अपनी ही जिंदगी में अलग तरीके से ढाल लिया है। सोमा बुआ क्या करती है? सोमा बुआ कोई काम कह दे तो उसके लिए तो इतना जी जान से तैयार हो जाती है काम करने के लिए कि पूछो ही मत। और जब तक उसका काम नहीं बने तब तक सोमा बुआ बैठती तक नहीं है। सोमा बुआ कोई कह दे, उसका काम तो करती है, बिना कहे भी सबकी सहायता के लिए तत्पर रहती है, सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अपना काम छोड़कर भी सोमा बुआ सबके लिए तैयार रहती है, सबका काम करती है। लोग क्या समझते हैं? देखिए, जिस भी नोटबुक में सभी विषयों से संबंधित चीजें लिख दी जाती हैं, लोग उस नोटबुक को रफ की संज्ञा दे देते हैं। सोमा बुआ के हृदय में सबके लिए जगह थी, तो लोगों ने रफ की संज्ञा दे दी, और सोमा बुआ का कोई भी सम्मान नहीं करता था। किशोरी लाल ने सोमा बुआ को क्यों नहीं बुलाया? अगर वह हृदय से सच में सम्मान करता था तो उसको पहले दिन ही सोमा बुआ को बुलावा भेजना था,
उसको कहना था कि बुआ सुबह जल्दी आना है, ठीक है, परंतु उसने बुलावा नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि सोमा बुआ की जो विशेषता ही बन गई थी, सोमा बुआ की चारित्रिक विशेषता लोगों ने मान ली थी कि बिना बुलाए अपने आप आ जाएगी, अपने आप काम करेगी। और जहां पर बिना बुलाया इंसान जाता है वहां पर लोग उसका सम्मान भी नहीं करते। तो सोमा बुआ को लोग बुलाते नहीं थे, उसका सम्मान नहीं करते थे। वो अपने आप जाकर काम करती थी तो भी लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, वो उनका एहसान नहीं मानते थे। वो सिर्फ और सिर्फ हाँ आ गई, चलो अपने आप काम कर रही है तो कुछ खा के भी चली जाएगी। काम करने के बदले अगर कोई खा के जा रहा है तो मजदूर थोड़ी ना है। तो ये समाज की विडंबना रहती है। समाज है वो किसी भी व्यक्ति के हृदय की भावनाओं को नहीं समझ पाता। इसी भावनाओं को, इन्हीं सभी विशेषताओं को प्रकट करने वाली ये कहानी है अकेली, मनु भंडारी द्वारा रचित। आगे और भी अपन पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।